Good morning student, welcome in the class. This is your third video of the lesson third, class 10 geography. हमने लास्ट वीडियो में वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को पढ़ा, बट इस वीडियो में हम लोग मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट के बारे में और रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमने वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को देखा, हमने उसे अच्छे से जान लिया, बट हम लोग इन वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे इन रिवर प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग आज से नहीं है, हमारे बहुत ज़्यादा एंशिएंट टाइम से ही हम लोग आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग बहुत सारे कंस्ट्रक्शन सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक्स का स्ट्रक्चर बनाते रहे हैं। जैसे डैम हो गया, ये रबर हो गया, लेक्स हो गया, ठीक है, कैनल हो गया, ताकि हम लोग इससे क्या कर सकें, रेन वाटर को सेव कर सकें और फ्लड को रोक सके। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज से नहीं, हम लोग एंशिएंट टाइम से करते आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग एंशिएंट इंडिया के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात हुई है 1st सेंचुरी में श्रीरंगपुरम जो है, जो कि इलाहाबाद के पास है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था, जिससे वो फ्लड और रेन वाटर को रोक सके, है ना। और दूसरी बात है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उस समय उन्होंने बहुत सारे डैम्स और लेक का निर्माण करवाया था, जिससे इरिगेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करा सके, ठीक है। और उसमें बहुत सारे और भी उस टाइम के राजा लोग, जैसे कलिंग में हो गया, नागार्जुन कोंडा हो गया, जो आज हमारे आंध्र प्रदेश में है, बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, ऐसी जगह पे भी बहुत सारे हम लोग देखे हैं वर्क, जो फ्लड को रोकने और इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किए गए थे। इसके अलावा 11th सेंचुरी में भोपाल लेक, जो कि हमारा सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक जिसे कहा जाता है, उस समय बनवाया गया था 11th सेंचुरी में। उसके बाद 14th सेंचुरी में क्या हुआ, हज खास के द्वारा इल्तुतमिश ने क्या किया था, वहाँ पे बहुत ही बड़ा टैंक बनवाया था, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर ये डैम्स हम बनाते क्यों हैं, क्यों हमारे लिए, और कैसे हेल्पफुल होता है, और हम लोग कैसे इसे कंजर्व ऑफ वाटर हम लोग इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डैम होता क्या है, क्यों हम लोग इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिला है कि डैम जो है वो हम लोग आज से नहीं, ट्रेडिशनली बिल्ड करते आ रहे हैं, जिससे हम लोग रेन वाटर, रिवर वाटर को हम लोग क्या कर सकें, इरिगेशन में और ला सकें और एग्रीकल्चर फील्ड में ला सकें। सिर्फ इसका यूज इरिगेशन में ही नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग आज इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं, डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज़, फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन और फिश ब्रीडिंग के लिए भी करते हैं। आज हम लोग चूँकि पहले हम लोग क्या करते थे, एशियन टाइम में हम लोग इसका केवल कुछ ही पर्पज़ से करते थे, लेकिन आज हम लोग मॉडर्न टाइम में हम लोग इसको मल्टी यूज़ में ला रहे हैं। मल्टी यूज़ मतलब एक से ज़्यादा कई काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारा ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के नाम से, तो यही है हमारा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक साथ डैम का इस्तेमाल हम लोग कई कार्यों में कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया है कि बहुत सारे डैम्स का नाम है। जैसे कि हमें भाखड़ा नांगल डैम को देख रहे हो आप, इसका सिर्फ इस्तेमाल केवल खेती के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत सारे हाइड्रिक फाइबर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी किया जाता है। और यहाँ पे हीराकुंड का भी एग्जाम्पल दिया गया है, जो कि महानदी बेसिन में बनाया गया है। इसको हम लोग इरिगेशन के साथ साथ फ्लड कंट्रोल के लिए भी करते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरा के पूरा ये जो डेफिनेशन ही है पूरा डैम का, तो आप लोग इसे खुद से पढ़ोगे, मैं इसे स्किप कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जब पूरा इंडिया अच्छी तरह से हम लोग जब आज़ादी हम लोग हो गए, आफ्टर इंडिपेंडेंट हमारे इंडिया में बहुत सारे क्या हुआ, रिवर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को बनाया गया, ठीक है, आज़ादी के बाद। जैसे हमारे देश में क्या हुआ, इसका कारण ये था कि हमारा इंडिया उससे पहले क्या था, बहुत ही ज़्यादा जो इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे इंडिया में नेशन को पूरी तरह से डेवलप करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी इसके लिए बहुत वो किया, ठीक है, और उन्होंने इसे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। इसका ये कारण था कि ये जो डैम होता है सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे एग्रीकल्चर को, इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा रैपिड कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा था, और इकोनॉमिक कंडीशन को, अर्बन को भी काफ़ी बढ़ावा दे रहा था। इसीलिए उन्होंने इसे टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा था। बट इसके सिर्फ फ़ायदे ही नहीं थे, इसके काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसका काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन में भी है, मतलब काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट भी थे। एक्चुअली इसका बहुत सारा कारण है। डैम, जैसे कि मैंने आपको बताया, डैम जितना हमारे लिए हेल्पफुल होता है, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए
डेंजरस भी होता है। जैसे कि इसका मेन कारण होता है हम लोग नेचुरल फ्लो जो होता है रिवर का, उसे हम लोग क्या करते हैं, रोक देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जिसके कारण होता है जो ज़मीन की जो सतह हो जाती है डैम की, उसके नीचे बहुत सारे सेडिमेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपने पिछले लेसन्स में पढ़ा है कि जब भी कोई नदी रिवर फ्लो करती है तो उसके नीचे अपने साथ साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आती है ना। तो इसमें भी यही होता है कि जो डैम में हम लोग बना देते हैं तो रिवर के फ्लो को ब्लॉक कर देती है और उसके नीचे ढेर सारे सेडिमेंट रुक जाते हैं, है ना। इसका रिज़ल्ट ये होता है कि नीचे बहुत सारे रॉक्स जम जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, जब पूरी तरह से जब रॉक स्ट्रीम जब बैंड जहाँ वहाँ पे पूरी तरह से जम जाते हैं तो नीचे क्या होता है, जो डैम के नीचे का जो एरिया होता है वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो मतलब डैम में जो पानी होता है उसके एक्वेटिक लाइफ यानी कि जो जीव होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना। इससे पूरी तरह से एक्वेटिक फौना जो है मिग्रेट नहीं कर पाती। जैसे सपोज़ मैंने कहा कि इस एरिया और इस एरिया के बीच में हमने डैम बना दिया, अब यहाँ के जो भी एनिमल्स हैं यहाँ पे माइग्रेट नहीं कर पाएंगे। अब जो हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं, जैसे कि आपको पता है फ़िश वगैरह जो भी हैं एक्वेटिक जीव, वो हमेशा माइग्रेट करते रहते हैं। बट हमने बीच में डैम बना दिए तो वो यहाँ से इस एरिया में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण उनका लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। कुछ और भी प्रॉब्लम्स आई है कि यहाँ पे इसके कारण बहुत सारे, चूँकि इतने सारे अपोजिशन, इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे थे, जिसके कारण बहुत सारे आंदोलन भी चलाए गए। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, ये हो गया, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए। फिर बात आती है यहाँ पे कि आखिर इन प्रोजेक्ट्स का आखिर बेनिफिट किसे मिलता है, कौन इससे बेनिफिट होता है। तो इससे बस यही पता चलता है, इसका बेनिफिट सिर्फ लैंड ओनर्स और लार्ज फार्मर्स को ही मिलता है। अब हम बात करेंगे कि आज के मॉडर्न इरिगेशन की, कि आज जब हमारा डैम बन गया तो इरिगेशन पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आज जितने भी फार्मर्स हैं वो ऐसा फार्मिंग कर रहे हैं जिससे उन्हें पूरी तरह से इकोनॉमिकली फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। वो पूरी तरह से कॉमर्शियल क्रॉप्स को ही बढ़ावा दे रहे हैं। इन सभी के कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी हो रही है, जैसे कि अपर क्लास और मिडिल क्लास पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गई है ना। इसके कारण गुजरात में बहुत सारे बेसिन में भी बहुत सारे कॉसेज हुए, प्रॉब्लम्स हुए, और अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, जहाँ पे हमारा ड्रॉट वगैरह हो जाता है। तो ऐसे जगह पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होते रहते हैं। सो आई होप आप समझ रहे होंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।